तो नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमिताभ बस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा MCQs का सीरीज चल रहा है और ये MCQs के सीरीज का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट्स में हम लोगों ने राष्ट्रपति, दूसरे पार्ट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल पर अपना MCQs को पूरा किया है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा ये सीरीज इज बहुत ही हेल्पफुल झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए, साथ ही साथ SSC CGL, इनफैक्ट JSSC CGL के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा MCQs जो कि फंडामेंटल राइट्स पे। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के MCQs को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान जाते हैं। हमारे यहाँ इनिशियली फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है फ्रेंड्स वो 7 हुआ करती थी। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies and right to property। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के आर्टिकल 300A में इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे पास 6 राइट्स हैं जो मैंने भी आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में लाई करता है और ये पार्ट 3 में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 12 की बात करूं तो आर्टिकल 12 जो है फ्रेंड्स स्टेट का डेफिनेशन देता है। तो आर्टिकल 12 में ये मेंशन है। आर्टिकल 13 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में मेंशनिंग है। कहने का मतलब कि जितने भी लॉज 26 जनवरी 1950 के पहले बने हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोइंसाइड करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड नल। ऑन द अदर हैंड अगेन 26 जनवरी 1950 के बाद जितने लॉज बने दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगेन वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोइंसाइड करते हैं, अगेन इट इज डिक्लेयर्ड नल। तो ये 12 और 13 की बात हो गई फ्रेंड्स। मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी शुरू हो जाता है आर्टिकल 14 से और जो कि आर्टिकल 35 तक जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इतना जानकारी ले लेने के बाद अपने इस MCQs के सीरीज को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको देखें। फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकार हैं। आपके ऑप्शंस हैं जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड, न्यायोचित, गैर न्यायोचित, लचीला और कठोर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ टूल्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, देयर इज अ वायलेशन, तो हम लोग उस टूल्स के मदद से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत कंसल्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 डिफरेंट रिट्स। जब मैं रिट के बारे में बताऊंगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि रिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं भी बता देता हूं। रिट्स 4 है, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी और को वारंटो। चलिए आगे करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन है कैनॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट और कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। हिंदी में अगर हम पढ़ें तो लिखा है निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन कैनॉट बी सस्पेंडेड, तो ऐसा नहीं है, इट कैन बी सस्पेंडेड विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डेफिनेटली नॉट। प्राइम मिनिस्टर कैनॉट सस्पेंड बाय इट्स ऑर्डर। एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन विल वाली बात कोई भी नहीं है, विल प्रेसिडेंट के विल से कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। हमारे आर्टिकल 358, हमारे आर्टिकल 358 और 359 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेंड्स वहां पर मेंशंस किए गए हैं कि इमरजेंसीज के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। 358 के तहत आर्टिकल 19 को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और 359 कहता है कि जो भी इंफोर्समेंट है फंडामेंटल राइट्स का, उसको इमरजेंसी के दौरान हम लोग रोक सकते हैं। और उससे बड़ी बात फ्रेंड्स ये बता दूं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21
इमरजेंसी लगने के दौरान भी हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे वैसे, तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। आइए, ऐसे मैं यहां पर लिख ही देता हूं, आर्टिकल 20 और 21 ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, कांट बी सस्पेंडेड, है ना। तो 20 और 21 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता है इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। आगे आइए, एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बताना है कि उनमें से कौन से सही हैं। आपके ऑप्शंस आंसर एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। चलिए, तो दे आर ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, they are enumerated in part 3 of the constitution, they ensure social, economic and political justice, they are unlike the bill of rights in the USA। हिंदी में पढ़े तो वे राज्य की कार्रवाई के खिलाफ गारंटी है, उन्हें संविधान में भाग 3 में संबद्ध सूचीबद्ध किया गया है, वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विधेयक से भिन्न है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि डेफिनेटली दे आर ए गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। ठीक है, हमारे एक एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल शास्त्री ने ये कहा भी था कि फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स, ये स्टेट का एक मनमाने तरीके से एक्सेसिव और आर्बिट्रेरी एक्शंस को रोकने का एक प्रोविजन ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स। तो डेफिनेटली ये गारंटी कर सकता है स्टेट एक्शन को। स्टेट एक्शन के बारे में अगर जब मैं बोलूं तो स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 में ऑलरेडी मेंशन किया गया, और मैंने पहले भी क्वेश्चन 1 में उसको अभी समझाया था कि स्टेट किसे कहेंगे। आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सही हो गया। दे गारंटी इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन इसका भी मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ है, ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो ये भी सही। दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अगेन ये बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 4, दे आर अनलाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कैसे बना, वो कंपाइल किया गया, अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, जो अच्छा लगा हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल कंडीशन, पॉपुलेशन और यहाँ का जो कल्चरल स्थिति थी उससे मिलते जुलता अगर हमारा जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसको हम लोगों ने अपनाया। तो उसी तरीके से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, वो यूएसए से बोरो किया गया है। तो यहां पर ये देयर अनलाइक नहीं होगा, रादर देयर लाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। इसीलिए सेंटेंस 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, चौथा गलत बोल रहा है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 1, 2, 3 कहां पर है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। See, the right to equality is given by Article 13, 14, 15, 16. तो फ्रेंड्स 13 तो पता ही है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी। 15 बात करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 के बारे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया फ्रेंड्स। इसीलिए राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों में जिक्र है, तीनों में कही गई है। इसीलिए ऑप्शन सी 2, 3, 4 आर करेक्ट। आई होप चीजों को समझ रहे होंगे। आइए, which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको देखें। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। हिंदी में आप पढ़ें तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, समान अवसर और आर्थिक समानता। तो फ्रेंड्स आंसर इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में किसी भी प्रकार का डिस्कशन, किसी भी प्रकार का मेंशनिंग नहीं है। आइए, the provisions of reservation of OBC is made in the constitution under which articles? संविधान में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 13, 2 and 14, आर्टिकल 14 and 15, आर्टिकल 15, 4, आर्टिकल 16, 4, 17 and 18।
आर्टिकल 13 में पता है 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है, नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है 14 में भी डिवीजन है फ्रेंड्स। 14(1) इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और 14(2) इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में भी डिफरेंसेस आपको बताऊंगा जब मैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे में आपको ये बता दूं ब्रीफ में कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का मतलब कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस होने के बाद हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं सर्कमस्टेंसेस इक्वल अगर हो जाता है उसके बाद लॉ कैसे डिसाइड करना है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसके लिए लॉ इक्वल होगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि फंडामेंटल राइट्स को करा रहे होंगे तो अच्छे शॉर्ट बताएंगे। आर्टिकल 14-15 बिल्कुल अभी डिस्कस किया इससे पहले। आर्टिकल 17-18 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 17, और 18 कहता है मिलिट्री टाइटल्स एबॉलिश करना। अब मिलिट्री टाइटल्स एबॉलिश करना, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी प्रकार का एकेडमिक्स टाइटल अगर मिला है, ठीक है, या मिलिट्री टाइटल है उसके पास, तो उसका एबोल्यूशन नहीं करना है, उसको खत्म नहीं करना है, उसका उन्मूलन नहीं करना है। यानी एकेडमिक्स कहने का मतलब कोई पीएचडी होल्डर है तो उसको आप नहीं हटाएंगे। आप मिलिट्री लेफ्टिनेंट कर्नल और भी इस तरह के कुछ चीजें होते हैं उसको आप नहीं हटा सकते। तो 17-18 भी समझ गए। हमारा आंसर हो जाएगा 15(4) एंड 15(6). यहाँ पर ओबीसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आप स्पेसिफिकली 15(4) के बारे में बात करें तो 15(4) में ओबीसी और SC/ST दोनों के लिए कहा गया फ्रेंड्स। क्या कहा गया? तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होंगे उनके प्रमोशंस के बारे में, उनके रिजर्वेशन के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, आइए। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड? बिल्कुल इसका आंसर आप 17 कर देंगे बिना किसी हेजिटेशन के। इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम हो गया फ्रेंड्स। आर्टिकल 21 कहता है फ्रेंड्स कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हो गया? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हो गया जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, ठीक है, वहां पर जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं होगा। वहां पर जुडिशरी सिर्फ ये चेक करेगी जो लॉ पास हुआ है वो सही है कि नहीं, प्रोसीजर के तरीके से, उसका सब्सटेंस चेक नहीं करेगी। कहने का मतलब कि सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव है उसको नहीं देखती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17। 21 समझ रहे हैं, 19 आपको मैंने बता दिया। आइए, in which article the fundamental right to freedom of speech and expression is provided in the constitution? 14, 19, 21 और 22। आर्टिकल 19 विल बी आंसर। 14 में बता चुका हूं, 21 में बता दिया। 22 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। चलिए, which article of the constitution of India is related with the freedom of the press? तो अगर ओरिजिनली टेक्स्ट में बात करें तो कोई भी आर्टिकल जो है फ्रेंड्स वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, कहीं भी ऐसी बातें नहीं कही गई। बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच is also related with the freedom of the press and that is contained in article 19(1) subclause A। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में नहीं लिखा गया है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज आल्सो कंसीडर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इसलिए आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। In which article of Indian Constitution doctrine of due process of law is included? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 21। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दो बातें। एक है फ्रेंड्स प्रोसीजर established by law, प्रोसीजर established by law, और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए यहां पर डिफरेंसेस क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, जब कभी भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में कहा जाए तो आप समझिएगा कि पार्लियामेंट यहां पर सुप्रीम होगी, पार्लियामेंट यहां पर सुप्रीम होगी। यहां पर जुडिशियरी का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। जुडिशियरी का क्या काम करना है, क्या काम है? तो जुडिशियरी यहां पर सिर्फ ये देखेगी कि जो लॉ बनाए गए वो प्रोसीजर के तहत है या नहीं।
ठीक है, प्रोसीजर के तहत है या नहीं, उस लॉ का सब्सटेंस क्या है, उस लॉ का क्या सोसाइटी के ऊपर प्रभाव है, उसको देखने का अधिकार जुडिशरी को नहीं है यहाँ। ठीक है, वो सारी चीजें जुडिशरी के पास नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है फ्रेंड्स, वहां पर जुडिशरी सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है। यहां पर जुडिशरी जो है इसके पास रिव्यू करने का अधिकार है, और यहां ये प्रोसीजर तो देखेगी ही, साथ में उस बनाए गए लॉ का सब्सटेंस भी चेक करेगी। सब्सटेंस का मतलब हो गया कि सोसाइटी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां पर उसको भी देखेगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया 21 में ये लिखा गया है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया। चलिए, Which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during national emergency? कहने का मतलब कि इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शंस हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू ऑर्गेनाइज रैलीज एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में निवास करने एवं बसने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, रैली आयोजित करने का अधिकार, और उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब ये जो आर्टिकल है ये इमरजेंसीज के दौरान भी सस्पेंड नहीं की जा सकती। ठीक है, आर्टिकल 21। आपको पता होगा कि आर्टिकल 20 और 21 के बारे में कहा गया है कि इमरजेंसीज के दौरान भी ये सस्पेंड नहीं हो सकती। ठीक है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। चलिए, when was the right to education added through the amendment in the constitution of India? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था फ्रेंड? तो वो 86 अमेंडमेंट एक्ट था। 86 इनफैक्ट हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, 2002। इसी के तहत आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21A was inserted। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल है, द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age group of 6 to 14 years। assertion जो बातें, that is true, और रीजन उसका प्रॉपर रीजन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age group of 6 to 14 years। ठीक है, reason in a democratic society right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right। हिंदी में पढ़ें तो अभी कथन यह है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। आर्टिकल 21A के तहत ये बातें आई। कारण, एक लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही, आपका जो एजर्शन है बिल्कुल सही है और उसका रीजन भी बिल्कुल प्रॉपर है। आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए इंसर्ट किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। इसको इंप्लीमेंट हम लोगों ने 1 अप्रैल 2010 को किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A and R both are right and R is the correct explanation of A। चलिए, क्वेश्चन 60, which article of the Indian Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self incrimination। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त के दोहरे दंड और आत्मदोष सिद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो ये 22 और 20 का 3 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं है तो हम लोग आर्टिकल 20 को आंसर। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, ये बातें कहता है। इसमें क्या इसका मोटो है, ऑब्जेक्टिव है
कि आर्बिट्रेरी और मनमाने इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? एक आर्बिट्रेरी पनिशमेंट और मनमाने पनिशमेंट को अभियुक्त को मिलने से रोकने का अधिकार देती है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में फ्रेंड्स 3 क्लॉज हैं, मैं आपको बताता हूं। जो पहला क्लॉज है वो बातें करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। दूसरा नो डबल जियोपैडी के बारे में बात करता है, नो डबल जियोपैडी के बारे में बात करता है। और तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन 2 और 3 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। नो एक्सपोज फैक्टर लॉ का मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ लें कि किसी भी टाइम पे कोई क्राइम अगर कमिट किया जा रहा है तो उस एक्यूज्ड को उस टाइम के हिसाब से जो भी विधि संगत लॉ बनाई गई हैं उनको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस आज का है तो पहले के बनाए गए कानून से उसको सजा दी जाएगी। दैट इज नो एक्सपोज फैक्टर लॉ। 20 की बात करें तो नो डबल जियोपैडी, कहने का मतलब फॉर वन ऑफेंस accused cannot be prosecuted a number of times more than one time। ठीक है, एक बार अगर किसी ऑफेंस को कमिट कर दिया गया एक्यूज के द्वारा तो उसको उस ऑफेंस के लिए सजा एक बार दी जाए। ठीक है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 20 clause 2। when we talk about article 20 clause 3 it says no self incrimination, no accused can be compelled to give oral as well as documentary evidences against him। किसी भी अभियुक्त को आप उसी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंसेस देने के लिए। हाउएवर उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, आइए, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट अ ट्रायल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 9 months। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये मैं बता दूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में इंस्क्राइब्ड है, लिखा गया है, कहा गया। ठीक है, अब इसमें जो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 महीना, 3 months। इसका मतलब है, और ये लिखा गया है आर्टिकल 22(4) में, इसका मतलब है कि अ पर्सन को डिटेन किया जा सकता है बिना ट्रायल के इनिशिएट किए हुए 3 महीने तक। 3 महीने से अगर ज्यादा अगर होता है तो उसके बाद हमारा प्रोविजन है 24 में एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना होगा, निर्माण करना होगा। एडवाइजरी काउंसिल, इसके मेंबर कौन होंगे? तो इसके मेंबर एक्स या सिटिंग जज हाई कोर्ट के होंगे और इनको रीजन बताना पड़ेगा यहां पर कि फॉर व्हाट रीजन अ पर्सन हैज टू बी डिटेन्ड more than 3 months and during that period that person can represent himself by the lawyer। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। with reference to India consider the following statements। when a prisoner makes out of a sufficient case parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। state governments have their own prisoners release on parole rules। हिंदी में देखें तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई कैदी पर्याप्त मामला बनता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों के पास पैरोल पर कैदियों की रिहाई के अपने नियम। तो फ्रेंड्स पैरोल आपको पता ही है, जब आप जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद कुछ पीरियड के लिए फॉर सम रीजन अगर आप बाहर निकलते हैं तो दैट इज पैरोल, अगर नॉर्मल समझे तो इसमें यह कहा है कि पैरोल एक राइट है प्रिजनर्स का। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 1 तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। और ये जो प्रिजन डिपार्टमेंट होता है, कारा प्रबंधन डिपार्टमेंट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रिजनर्स को जो रिलीज करने का पैरोल रूल्स होता है। यानी ऑप्शन 2 तो करेक्ट हो जाएगा बट 1 करेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया था हमसे कि कौन सा सही है, तो सही अगर की बात करें तो ऑप्शन बी, सिर्फ ये सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is given the owner
which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई है? ठीक है, आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और जो टूल हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है फॉर द सेफगार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द सेफगार्ड ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज रिट्स। ठीक है, 4 प्रकार के जो रिट्स होते हैं, तो उसमें ही हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हम लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं और हाई कोर्ट डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कंसल्ट करेंगे अगर रिट्स के लिए, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है। और अगर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के लिए बाय फाइलिंग एनी रिट्स, तो हम लोग ये आर्टिकल 226 के तहत जाना पड़ेगा। ठीक है, सी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सी डी ऑप्शन। अब आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दर्शन दिया है, रीजन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेरी सोल ऑफ इट। ठीक है, रीजन, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में पढ़े, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा बताया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी उपाय प्रदान करता है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एवरी सोल ऑफ इट। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक फ्री कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री में एज ए सिटीजन रहते हैं, तो हम लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का जो टूल्स दिया गया है वो हम लोगों को रिट्स के द्वारा दिया गया है, और वो आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है, राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो डेफिनेटली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा सोल है, हमारा बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स के तहत, जिससे हम अपने कंट्री में प्रॉपर तरीके से एक डिग्निफाइड लाइफ जीते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये ए बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, अब इसमें फ्रेंड्स मैच करना है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आपको पता है, हेबियस कॉर्पस क्या कहता है कि किसी भी एक्यूज को अगर आपने अरेस्ट किया है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ये कहता है हेबियस कॉर्पस, पहली बात। दूसरा, अगर या पुलिस किसी अभियुक्त को अरेस्ट करती है एज पर लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इज इटसेल्फ इनवैलिड, देन सुप्रीम कोर्ट rejects the arrest under article 13 subclause 2। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हेबियस कॉर्पस के बारे में पहली बात आप लोग ये जानते हैं कि एनीवन हु इज अरेस्टेड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और दूसरी बात यह है कि इफ एनी एक्यूज्ड इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द स्टेट, ठीक है, और उसको एज पर लॉ and he is produced before the Supreme Court and Supreme Court finds the law is itself invalid, then he frees the accused under article 13 subclause 2 by rejecting that law. That is habeas corpus. Again, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। ठीक है, ये 3 और रिट्स हो गए। प्रोहिबिशन का मतलब हो गया कि अगर जुरिडिक्शन नहीं है लोअर कोर्ट का तो वहां से वो हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेती है, उसके क्षेत्राधिकार में अगर नहीं है तो फिर वो रिट को अपने वो सुनती है। सर्टियरली, अगर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन, फैसला ऑलरेडी दिया जा चुका है लोअर कोर्ट के द्वारा जो कि उसके जुडिक्शन में नहीं था, स्टिल दे हैव डिलीवर्ड, इन दैट केस क्वेसिंग का पावर है। और यहाँ पर सर्टियरली प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव कहने का मतलब कि बिफोर गिविंग एनी डिसीजन भी उसको बुला सकती है अपने पास सुनवाई के लिए, और अगर किसी भी तरह का जजमेंट, किसी भी तरह का ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, देन अगेन इट कैन क्योर इट। ठीक है, वो उसको ठीक कर सकती है बाय क्वेसिंग इट, रिजेक्टिंग इट। मैंडेमस का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये कमांड देती है काम करने के लिए। ठीक है, दैट इज मैंडेमस। और ये क्वो वारंटो फ्रेंड्स, ये लीगैलिटी को क्लेम करने के लिए कमांड दिया जाता है, लीगैलिटी को। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हेबियस कॉर्पस क्या हो गया? हेबियस कॉर्पस का हो गया लेट अस हैव द बॉडी, यानी 4। ठीक है, पहले का 4 हो जाएगा। सेकंड, मैंडेमस, मैंडेमस की जब बात करें तो ये हो जाएगा वी कमांड 3।
प्रोहिबिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोहिबिशन हो जाएगा रिट्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सर्टिलरी के बारे में अगर बात करें तो बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, आई, दैट इज 1। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो हो जाएगा बाय विच अथॉरिटी, इसमें लीगैलिटी को क्लेम किया जाता है। और ये जो क्यू वारंटो है फ्रेंड्स, इसमें ये जरूरी नहीं है द पर्सन हु इज द सफरर कैन फाइल, अदर्स टू कैन फाइल दिस रिट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 43512, 43512, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। आपके ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। इसमें यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड विदाउट टेम्परिंग और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती केस, दैट इज 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इवन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। में देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन। ठीक, तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए ये हो जाएगा 3। ठीक, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा गया कि विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, आप चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था, तो ये हो जाएगा 1। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स आर्टिकल 23, 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3412। ये कॉम्बिनेशन कहाँ है ऑप्शन में देख लें, 3412 ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्प्लेक्स अगर लग रहे होंगे तो उसमें तनाव या टेंशन लेने की बात नहीं, उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फ्रेंड्स सिंपलर फॉर्म में मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर चुका हूं, उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस उससे निकल कर बाहर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, झारखंड हाई कोर्ट हो, सचिवालय हो, इवन स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये पॉलिटी में आपको हेल्प करेगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का और कुछ कंसेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा या दिक्कत हो रही होगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स का आज का हमारा एमसीक्यूज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और मैं विश्वास करता हूं और इनफैक्ट स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि ये सेशन को पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं, आप अच्छे से समझ लेते हैं, और भी जो मैंने हर एक क्वेश्चंस को जिस तरीके से और सिंपलर फॉर्म्स में उसके चारों ऑप्शंस को डिस्कस करके पढ़ाया है, अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू in all the competitive exams. Not only I am talking about the Jharkhand High Court और Civil Court, rather SSC CGL की बात, even State PCS की बात हो, आपको वहां ये फायदा करेगा। ठीक है, आज का हमारा वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें फ्रेंड्स। आपके लाइकिंग से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से ही मोटिवेशन और बढ़ता है, ताकि और अच्छी चीजें आपको डिलीवर की जा सके। और मेरा लगातार ये प्रयास है कि आपको वीडियो के माध्यम से, आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से कुछ बेटरमेंट आपके जीवन में हो, आपके पढ़ाई में हो, ऐसा मैं करता रहूंगा। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। अगले दिन हम लोग फिर दूसरे एमसीक्यू सेशन के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।